हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जो बेसिकली सेकंड बुक स्टार्ट करने वाले हैं, उसके जो वीडियोस हैं ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि ओल्ड कंटेंट है आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। लेकिन इस चैप्टर में भी कुछ नए जो कंटेंट थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो हिस्टोरिकल रोल है, किस तरह उन्होंने पास ऑफ पैसेज जो प्रिंसली स्टेट थे उनको एक एक करके इंडिया के साथ मर्ज किया। उसके बाद आपको पता है, जब से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, तब से सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक एक्स्ट्रा अलग से पहचान देने की कोशिश की गई है। क्योंकि आपको पता है, कांग्रेस पार्टी के अंदर जब भी आप कांग्रेस वर्ड सुनते हो, आज के जो न्यू जनरेशन है जो कि असलियत नहीं जानते, उनको ऐसा लगता है क्योंकि आपके सामने एक मिथ दिखाया गया है कि भैया सिर्फ गांधी परिवार और जो महात्मा गांधी है और जो नेहरू जी है, उन्हीं ने मिलकर आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन असलियत क्या है, सच्चाई क्या है कि अगर आज भारत, अगर अखंड भारत है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, अगर भारत पूरा एकजुट में अटूट भारत बना है, तो उनका सारा जो क्रेडिट है वो किनको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आता गया, कांग्रेस के जो नए नए नेता थे शायद वो इस चीज को भूल गए थे, और इसीलिए 1950 में उनकी डेथ हुई थी और लगभग 41 साल लगा उनको भारत रत्न, जो कि बहुत ही हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे देश का, उनको देने में। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने इस चीज को फिर से उठाया। आपने देखा गुजरात में उन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए। उनकी डेट, उनकी जो बर्थडे थी उनकी, उसी दिन इसको बेसिकली उनका उद्घाटन किया गया। ये मतलब तो जो कांग्रेस वाले तब जाके उनको याद आया, उस पर हमले करने लगे बीजेपी की कि भैया जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो लेजेसी है, जो विरासत है, वो बीजेपी वाले उसको अपनाना चाहते, छीनना चाहते। कोई आपकी विरासत है छीनना नहीं चाहते, लेकिन जो भी कांग्रेस के नेता है जिनको इतना रिस्पेक्ट, जितना सम्मान उनको मिलना चाहिए, आगे आने वाले जनरेशन को बताना चाहिए, वो बताया नहीं गया। उनको जो पब्लिसिटी की गई, हर चीज आप देखो जो है, अवार्ड्स है, जगह है, हर चीज में नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी। जबकि सच्चाई ये है कि देश को आजादी कराने से लेकर देश को अखंड भारत बनाने में इनका कोई ज्यादा योगदान नहीं है। लेकिन हम लोगों को जो गलत हिस्ट्री बढ़ाई गई, जिसमें उसको इतना बढ़ चढ़कर दिखाया गया। तो आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से उन्होंने भारत की आजादी के लिए इतना संघर्ष किया और अपने जीवन के आखिरी क्षण तक वो भारत के लिए किस तरह से काम करते रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो फुल नेम है, क्योंकि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम साथ साथ क्वेश्चन को लेते रहेंगे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का फुल नेम क्या है, तो उनका फुल नेम है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। झावेर भाई उनकी बेसिकली पिता का नाम था। तो पता है बच्चों के साथ क्या होता है, पिता का नाम लगा दिया जाता है, इसीलिए इनका फुल नेम जो है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल है। उसके बाद अगर बात करें बॉर्न की, किस दिन वो बॉर्न हुए थे, 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में पड़ता है ये। और ध्यान रखना कि इसी दिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई, जब देश के वो प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा कि इस दिन को, जैसे आपको पता है जब गांधी जयंती होती है, चिल्ड्रंस डे मनाया था नेहरू जी के जन्मदिन को, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंट्रीब्यूशन को उन्होंने भुला दिया और फिर से उनके डेट ऑफ बर्थ को याद दिलाने के लिए आपको पता है 2014 से लेकर अब उन्होंने क्या करा कि उनके जन्मदिन को यूनिटी डे ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय एकता दिवस, याद रखना है, यूनिटी डे ऑफ इंडिया जो है 2014 से मनाया जा रहा है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय एकता दिवस कहते हैं। क्योंकि आज भारत एक है तो नेहरू जी के कारण नहीं है, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कारण है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री तो बन गए थे, लेकिन जो सही मायने में जो कंट्रीब्यूट किया, जो सही मायने में उन्होंने देश के जो काम किया, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से जो असली देश के प्रधानमंत्री बनने के जो लायक थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन किस तरह से गांधी के कारण नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने। और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर देश के प्रधानमंत्री होते, शायद देश की सूरत कुछ और थी, देश की फॉरेन पॉलिसी कुछ और होती। तो हम आगे यहाँ पे जिसको भी डिस्कस करेंगे। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही या मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं बोल रही, मैं एक शख्सियत जो कि किसी भी पार्टी का नहीं है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वो केवल भारत के मतलब हिसाब से बोल रही हूँ। बीजेपी, कांग्रेस, इसी से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले कि उनका हमने डेट ऑफ बर्थ बात कर ली, उनके जो बर्थडे को 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, हमने उसकी बात कर ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। उनके बाद उनकी जो डेथ है वो भी आपको पता होना चाहिए, 15 दिसंबर 1950 बिरला हाउस मुंबई में उनकी डेथ हो गई थी। हालांकि उनका जो केवल देह का अंत हुआ था, आज भी वो हम और आपके दिलों में रहते हैं। और भारत जब भी याद किया जाएगा, अखंड भारत जो देखा जाएगा, तब तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमेशा ही याद रखा जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो ये आपको पता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जो फर्स्ट होम मिनिस्टर बने ये।
हालांकि हकदार तो आपको पता ही है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लायक थे, लेकिन उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कैसे वो राजनीति में आए। तो पहले स्टार्टिंग बात करते हैं, मैंने कहा गुजरात से थे बेसिकली उन्होंने। और आपको पता है कि जो ये जो फ्रीडम फाइटर की जो एक इमेज आती है, एक जो भावना आती है, तो जनरली क्या होता है बचपन में, अगर आपकी फैमिली के अंदर ऐसा माहौल हो तो बचपन में भी वो चीज बच्चों में आ जाती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बचपन से ही उनको मतलब गुजरात के लिए, भारत के लिए बहुत ज्यादा लगाव था। और इसके पीछे जो रीजन था 1857 की जो पहली आजादी की लड़ाई हुई थी, उसमें उसके जो फादर थे झावेर भाई पटेल, उन्होंने भी काफी कंट्रीब्यूशन दिया था। तो कहीं ना कहीं देशभक्ति उनके खून में ही थी और इसीलिए पहले उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने लंदन जाके बैरिस्ट्री यानी कि वकालत की पढ़ाई की, उसके बाद वापस इंडिया आए और फिर गुजरात में जाकर उन्होंने लॉयर की प्रैक्टिस कर दी। और वो इतने अच्छे लॉयर थे कि उनको मात देना बहुत ही मुश्किल था। हालांकि स्टार्टिंग में जो थे ये गांधी जी से ज्यादा मतलब प्रभावित नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि गांधी जी जिस तरह से जो सॉफ्ट उनकी पॉलिसी है, इससे जो अंग्रेज है उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, उनसे हमें कोई आजादी नहीं मिलने वाली। लेकिन आपने देखा गांधी जी का जो फर्स्ट मूवमेंट था चंपारण, पता है ना आपको, चंपारण जिले में जिस तरह से किसानों के साथ उन्होंने एक आंदोलन किया और सक्सेसफुल मूवमेंट रहा वो, गांधी जी कहते हैं जो पूरा मूवमेंट था उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो इस घटना के सुनने के बाद जो पटेल जी थे उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुए, काफी प्रभावित हुए और उसके बाद वो पटेल जी जो है गांधी जी की से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर उनसे मिलने चले गए। लेकिन कहता ना कि उसी अगले साल 1918 में, याद रखना 1918 में जब खेड़ा याद रखना आपको, जो फर्स्ट सत्याग्रह याद रखना, उन्होंने आंदोलन में कैसे भाग लेता। हालांकि इस आंदोलन को पूरे वो लीड नहीं कर रहे थे, लीडर नहीं थे, नेतृत्व जो है गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था। खेड़ा सत्याग्रह के नाम से उनको जाना जाता है, जो गुजरात के जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे स्टार्ट हुआ था। किस तरह से जो ब्रिटिश सरकार थी, किस तरह से जो किसानों के ऊपर टैक्स का बर्डन जो बहुत ज्यादा बढ़ा रही थी, और इसी कारण से जो किसान थे प्रोटेस्ट पे आ गए थे। तो इस पूरे आंदोलन को जो नेतृत्व था वो गांधी जी के द्वारा किया रहता, लेकिन वो भी इस मूवमेंट से जुड़े थे। तो पहला सत्याग्रह मूवमेंट जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का वही था। लेकिन पहली बार जो उनको नेतृत्व करने का मौका मिला 1928 से, इम्पोर्टेंट ये याद रखना, जो बारदोली मूवमेंट था ये उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद, इस आंदोलन के सक्सेस के बाद वो केवल गुजरात के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे। इससे पहले जो काम करते थे, जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, जो सक्सेस थी, केवल गुजरात तक सीमित थी। लेकिन बारदोली के बाद उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनकी जो पहचान है, पूरे भारत तक पहुंच गई थी। तो याद रखना 1928 जो है उनके लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, क्योंकि इस आंदोलन में याद रखना कि इस मूवमेंट जो भी बारदोली आंदोलन है ये भी कहाँ पे था, गुजरात के में स्टार्ट हुआ था। और पहला मूवमेंट था जब इस मूवमेंट को पूरी तरह से जो लीडरशिप थी, नेतृत्व थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी और जो कांग्रेस है उन्होंने पूरे मूवमेंट को लीड करने से मना कर दिया था। और उन्होंने, गांधी जी ने पटेल जी को अपना आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि इस मूवमेंट को आप लीड करो। और अपनी जो भी ये कहते हैं हर किसी को कभी ना कभी हीरोपन दिखाने का मौका मिलता है, अपने जो भी आपकी इंटेलिजेंसी है कभी ना कभी आपको मौका जरूर मिल जाता है। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक मौका मिला, क्योंकि गुण तो उनके अंदर थे ही नेता बनने के, लेकिन जो एक मौका मिला वो 1928 में मिला। यहाँ पे हुआ क्या, जो किसान थे, इस साल भुखमरी आ गई थी, फसल हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी जो लगान का दर था, जो टैक्स रेट था 6% से बढ़ाकर 22%, 30% तक कर दिया गया था, जिसके कारण जो किसानों की हालत बहुत खराब थी, किसान काफी प्रॉब्लम में आ गए थे। अब गुजरात में कोई भी समस्या होती थी सबसे पहले लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास आते थे। पटेल जी ने गांधी जी से कंसल्ट की, बातचीत की, पर गांधी जी ने इस मूवमेंट को नेतृत्व करने से मना कर दिया था और उन्होंने कहा था आप इस मूवमेंट को लीड कीजिए। तो उन्होंने किसानों के पास गए, सारी समस्या को जाना और उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे पूरा 100% सपोर्ट दोगे तो इस आंदोलन को सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद हुआ क्या, ध्यान से समझिए कि इस मूवमेंट के अंदर जो भी किसान अपने लगान देने में, टैक्स देने में सरकार की चूक हो जाती थी, नहीं दे पाते थे, सरकार क्या करते थे, ब्रिटिश सरकार उनकी जमीन को, उनके घर को जबरदस्ती क्या करते, उनसे छीन लेते थे और उनसे लगान के बदले उनकी जमीन उनसे ले लेते थे। लेकिन अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैंने कहा ना कि बहुत दूरदर्शी थे, समस्याओं को, घटनाओं को सूंघ लेते थे। तो इन्होंने क्या करा, अपने जो गुप्तचर थे वो जगह जगह उन्होंने बिठा रखे थे और पहले ही पता लगा लेते थे कि कल अंग्रेज किसके घर में जाएंगे, क्योंकि पता है उस टाइम पे ये लॉयर थे, बैरिस्टर थे, उनको पता था कि जब तक कोई भी जो किसान है अपना अंगूठा या साइन नहीं करेगा तब तक वो जमीन अंग्रेजों के नाम पे नहीं हो सकती। और इसीलिए उन्होंने क्या करा, ध्यान से समझना, इन्होंने क्या करा कि जैसे उनको पता चल जाता था, क्योंकि उन्होंने अपनी जगह जगह पे इंटेलिजेंस उन्होंने रख रखा था जो उनको सूचना दे देते कि कल जो अंग्रेज है इस किसान के घर में जाने वाले और इसकी जमीन नीलाम होने वाली है।
तो उससे पहले क्या करते, उस बंदे को गायब कर देते, किसान को गायब कर देते थे। अब अंग्रेज जो है उनके ऑफिसर्स आते थे, लेकिन वो उनको मिलते ही नहीं थे। फिर अगले दिन कौन किसे कम जाने वाला है, इस तरह सारी इंटेलिजेंस उनको खबर मिल जाती थी और पहले से वो क्या करते, किसान को गायब कर देते थे। अब अंग्रेज बेचारे क्या हो गए, परेशान हो गए कि ना तो उनको जमीन मिल रही है, ना उनको टैक्स मिल रहा है। और अगर मान लो किसी की जमीन उनको मिल भी गई तो कोई भी जो खरीदने, मान लो ऑक्शन पे लगाया जा रहा है, नीलामी पे जमीन लगाया जा रहा है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले कर दिया था ये जमीन कोई भी इंडियन नहीं खरीदेगा। जमीन मान लो बेच रहा है लेकिन वो खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो अंग्रेजों को इससे कोई फायदा ही नहीं होने वाला था। तो बाद में जो किसान कि इस घटना को देखते हुए जो अंग्रेज लोग थे परेशान हो गए थे, ना तो उनको टैक्स मिल रहा था, ना उनको जमीन मिल रही थी। इससे परेशान होकर वापस उन्होंने 6% टैक्स पे आ गए और इस तरह से जो किसान थे वो लोगों को एक राहत की सांस मिली। और इस आंदोलन के सक्सेस के बाद वहां की जो महिलाएं थी बारडोली मूवमेंट में, उन्होंने पहले ये सरदार नहीं थे, सिर्फ वल्लभ भाई पटेल थे, तो उनको एक टाइटल दिया सरदार। सरदार मतलब क्या होता है, लीडर, चीफ, हेड। तो उनको एक टाइटल दिया सरदार का और तब से उनका नाम क्या बन गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 से पहले केवल ये वल्लभ भाई थे, लेकिन 1928 में बारडोली जो मूवमेंट वो सक्सेस के बाद महिलाओं के द्वारा टाइटल दिया गया है सरदार का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार जो है उनको टाइटल किसने दिया, कब दिया, किस आंदोलन के बाद दिया, तो याद रखना वहां की महिलाओं ने दिया बारडोली मूवमेंट के सक्सेस के बाद, और उससे पहले केवल ये वल्लभ भाई पटेल के रूप में जाने जाते थे। और जब ये गांधी जी से प्रभावित थे, इतने इन्फ्लुएंस थे, तो उन्होंने अपनी वकालत छोड़ के पूरी तरह से उन्होंने क्या कर दिया, आजादी की लड़ाई में जुड़ गए, क्योंकि उनको लगा कि गांधी जी का जो रास्ता है सत्य और अहिंसा बिल्कुल सही है, प्रभावित है, और इसीलिए गांधी जी को ब्लाइंडली उन पर इतना फेथ करते थे, कुछ कहने की हद नहीं। और गांधी जी ने इसका बहुत एडवांटेज भी लिया कि वल्लभ भाई पटेल को जितना प्यार करते थे, जितना उनको सम्मान देते थे, गांधी जी जो पूरी तरह से उन्होंने उसको यूज किया। याद रखना ये पूरा जो बारडोली मूवमेंट उनका फर्स्ट नेतृत्व था। उससे पहले उन्होंने 1918 में भी काम किया था, बट वो मूवमेंट किसने नेतृत्व किया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा। उसके बाद इस बारडोली मूवमेंट के बाद महात्मा गांधी के द्वारा जितने भी मूवमेंट चलाए गए, चाहे वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थे, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे वो कोई भी जो असहयोग आंदोलन थे, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थे, सभी मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत का लास्ट बड़ा मूवमेंट था। जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ, पटेल जी को, आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही पॉपुलर नेता तब तक बन चुके थे, देश के काफी पॉपुलैरिटी उनकी हो गई थी। तो जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ, अंग्रेजों ने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। 1942 से 1945 तक वो जेल में रहे, उसके बाद उनको छोड़ा गया। तो हालांकि कहते हैं ना कि जो वीर पुरुष होते हैं उनको आप जेल में रख सकते, लेकिन जो उनकी तब तक उनकी पॉपुलैरिटी, उनके शब्द, वो सभी जो थे जनता तक पहुंच चुकी थी। इनको आयरन मैन मानता था ना, इनका जो मेन टाइटल था आयरन मैन, लॉ पुरुष उनको कहा जाता था, क्योंकि ये फियरलेस थे, कभी भी किसी से डरते नहीं थे। पेन को टॉलरेंस करने की जो कैपेसिटी थी बहुत ज्यादा थी, और साथ ही साथ ये जो घटनाओं को, जो समस्याओं को दूर से ही भाप लेते थे, काफी दूरदर्शी थे। आपको पता होगा कि आजादी के बाद जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, और जो फॉरेन मंत्रालय है, जो विदेश मंत्रालय जिसे हम कहते हैं, वो भी नेहरू जी ने, जब तक वो जिंदा रहे तब तक उन्होंने अपने पास रखा। लेकिन विदेश नीति को जितने अच्छे से नेहरू से बेटर कौन समझते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चाइना के अग्रेशन को वो समझते थे कि चाइना हम पे अटैक कर सकता है, क्योंकि चाइना की शुरू से विस्तारवाद नीति रही है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रहा है, हम डेमोक्रेटिक थे। तो बहुत बार नेहरू जी को उन्होंने समझाने की कोशिश की कि आप चाइना से इतना प्रभावित मत हुई, वो जो है हमारे लिए खतरे का बन सकता है। लेकिन देखिए उस टाइम से जो भी है, पटेल जी को समस्या को पता था, और तब से लेकर अब तक देखिए कि चाइना हमारे लिए एक बहुत बड़ा नासूर बन चुका है, बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है। तो वो चीजों को समझ लेते थे कि आगे मतलब कहते दुश्मन की जो 4 स्टेप पहले को वो समझ लेते थे और उसके लिए स्ट्रेटेजी भी बना लेते थे। ऐसे ही इनको सरदार या उनको चीफ लीडर नहीं कहा गया। तो आगे हम चलिए डिस्कस करते हैं। अब इनका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था कि आजादी के बाद मैंने बताया इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो थोड़ा सा स्टोरी हम समझ लेते हैं कि भैया देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के जो सही उम्मीदवार थे, जो लोग चाहते थे, जनता चाहती थी, जितने भी कांग्रेस के जो नेता थे वो सभी ने इन्हीं के लिए वोट किया था कि इनको। अब यहाँ पे देखिए जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसके जो 15 मेंबर थे उन्होंने वोट डालना था कि अब इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होगा, क्योंकि जो इस बार अध्यक्ष बनेगा उसी को आजादी के बाद देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अब उसमें 15 लोगों ने वोटिंग दी, और वोटिंग ध्यान देना कि 15 में से 12 लोगों ने जो नाम दिया देश का अगला प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इस बार का जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया जाए, क्योंकि यही अध्यक्ष भारत के आजादी के बाद देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। तो उसमें से जो 12 लोग थे वो किसके फेवर में उन्होंने वोट दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के फेवर में।
2 लोगों ने जेबी कृपलानी के और एक किसने दिया इसके बारे में सीक्रेट ही रह गया। सोचियो नेहरू जी के लिए किसी एक बंदे ने भी वोट नहीं दिया, क्योंकि सब समझते थे कि देश का जो नेतृत्व है, जो लीडर है, सरदार है, वो देश का सही मायने में कौन बनता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि इनके अंदर कह रहे पद के लिए, पैसों के लिए मन में कोई लालच नहीं था, केवल देश की भावना, देश के लिए काम कर रहे थे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपने हित के। लेकिन इसके बावजूद जो महात्मा गांधी है, जब उन्होंने ये चीज नेहरू जी से पूछा कि नेहरू तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्योंकि जो जितने भी कांग्रेस के नेता है वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो नेहरू जी कुछ भी नहीं बोले। लेकिन महात्मा गांधी समझ गए कि ये जो नेहरू है वो कभी भी जो नंबर 2 की पोस्ट है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कांग्रेस जो है उसमें फूट पड़ सकती है, इसका जो फायदा है वो अंग्रेज उठा सकते हैं और देश में जो आजादी में एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी हो सकती है। इसी कारण से उन्होंने क्या करा, आपको पता है, ये इनकी तुलना भी की जाती है कि जो महात्मा गांधी हैं एक गुरु द्रोणाचार्य जैसे थे। जो जैसे गुरु द्रोणाचार्य जी को पता है ना आपको कि अर्जुन से बहुत लगाव था, लेकिन टैलेंट किसके अंदर था, एकलव्य के अंदर था। और एकलव्य जो थे वो द्रोणाचार्य का बहुत सम्मान करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और जब द्रोणाचार्य को पता चला कि अर्जुन से भी अच्छा कोई तीर चलाता है, तो उसका जो अंगूठा मांग लिया था, और जिसके कारण वो कभी भी उतना अच्छा निशानेबाज नहीं बन पाए। तो वही हाल कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी का भी था कि उनको जो था नेहरू जी से बहुत लगाव था, वो चाहते देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी बने। और उन्होंने जब पता चला कि जो लोगों का ओपिनियन है, जो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स बैठे हुए सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रधानमंत्री चाहते हैं, क्योंकि उनके ऑपरेशन को चलाने का जो तरीका था बहुत यूनिक था। देश इनके हाथों में जाएगा तो बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है, अच्छा लीडरशिप देश को मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने पटेल जी को बोला कि आप अपने जो नाम के जो नामांकन है कैंडिडेट उसको वापस ले लीजिए। और जैसे ही उन्होंने बोला, चुपचाप जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह उन्होंने अपने नाम को वापस ले लिया। और इस तरह से जो नेहरू जी है देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो देश के प्रधानमंत्री बने या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्हें देश में अच्छा काम करना था, देश की सेवा करनी थी, देश के लिए अच्छे प्रोग्रेस के लिए काम करने थे, वो आखिरी दम तक वो करते रहे। तो इस तरह से आपको पता है कि जो महात्मा गांधी और नेहरू जी है, जिन्होंने कुछ खास नहीं किया, खैर गांधी जी के द्वारा मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन नेहरू जी ने उतना कुछ खास देश के लिए नहीं किया, उसके बावजूद जो है वो देश के जो प्राइम मिनिस्टर बने उसके सारा क्रेडिट जो है महात्मा गांधी जी को जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं मेन जो हिस्टोरिकल रोल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। देखिए आजाद तो हो गया भारत, लेकिन आजादी से पहले ब्रिटिश ने एक और बहुत बड़ा गेम खेल लिया, क्योंकि 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटिश सरकार वीक हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी। उन्हें पता चल गया था कि भैया अब वो भारत में और ज्यादा टाइम तक शासन नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा ठीक है भारत को हम आजाद कर देंगे। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ एक बहुत बड़ा गेम भी खेल लिया, क्योंकि जो पूरा भारत था 2 भागों में डिवाइडेड था। एक एरिया था जिसपे ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल था, उन्होंने कहा ये एरिया तो आजाद होता है, लेकिन जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उनको भी उन्होंने कहा कि आज से तुम भी आजाद हो और तुम हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहो, पाकिस्तान से मिलना चाहो तो इंडिपेंडेंट अपना देश भी रख सकते हो। हालांकि मैं इस पर पूरा वीडियो बना चुकी हूँ, जिन बच्चों ने नहीं देखा उसको देखिए। हैदराबाद किस तरह मिला, कश्मीर को कैसे मिलाया गया, जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, हम इसको वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। बट यहाँ पे ब्रीफली बताना पड़ेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल है देश को इंटीग्रेट करने में, क्योंकि देश को जब भी हम अखंड भारत कहते हैं तो सबसे पहले जो पिक्चर है हमारे जहन में या हमारे सामने किनकी आती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आती है। तो आखिर पटेल जी का क्या हिस्टोरिकल रोल है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है इस चैप्टर में आपके लिए। तो सब गेम खेल लिया और उसके बाद अंग्रेजों ने ये बोल दिया प्रिंसली स्टेट को आज से आप भी आजाद हो, कि आप चाहे इंडिया के साथ मर्ज होना, चाहे पाकिस्तान से होना चाहे तो इंडिपेंडेंट अपना भी देश एक रख सकते हो। ऐसे में जो सबसे पहले पता था जो त्रावणकोर के राजा थे उसने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद जैसे ही अगले दिन जो हैदराबाद के निजाम था उसने भी अपनी मंशा जाहिर कर दी कि वो भी अलग एक देश रखना चाहता है, क्योंकि हैदराबाद सबसे बड़ा स्टेट है। भैया जो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे वो तो अपने कश्मीर को स्विट्जरलैंड ही बनाना चाहते थे, ज्योग्राफिकली बहुत अच्छा था वो। अब नेहरू जी ने देखा ये जो समस्या है बहुत गंभीर समस्या है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने देखा, लेकिन अब मुसीबत के टाइम पे, स्ट्रेटेजी के टाइम पे हर बंदे को देश में किसकी याद आती थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। और देश के होम मिनिस्टर होने के नाते भी उनको जिम्मेवारी दी गई कि किस तरह से देश को इंटीग्रेट किया जाए, आपस में जोड़ा जाए। तो उन्होंने कहा 4 टेक्निक, हम कहते हैं ना कहावत बहुत पॉपुलर है, साम दाम दंड भेद, ये चारों ही टेक्निक को इस्तेमाल करके उन्होंने किस तरह से एक एक प्रिंसली स्टेट को आजादी से पहले अपने साथ मिला लिया। जो आपको पता उसमें से 565 रजवाड़े थे उनको मिला, 5 में से जो बाकी सारे रजवाड़े से उन्होंने बातचीत करके, कहते ना साम मतलब बातचीत करके उनको प्रभावित करके उनको प्रेशराइज करके अपने साथ मिला लिया।
लेकिन जो 4 स्टेट थे उनको मिलाना पटेल जी के लिए थोड़ा मुश्किल था। वो 4 स्टेट कौन से? जूनागढ़, मणिपुर, हैदराबाद और कश्मीर। ये 4 स्टेट को मिलाना उनके लिए थोड़ा से ज्यादा मुश्किल हुई। तो पहले हम एक एक करके थोड़ी थोड़ी स्टोरी समझ लेते हैं कि पहले पता नहीं 500 जो 61 रजवाड़े थे उनको तो उन्होंने साम और दाम, साम मतलब प्यार से प्रभावित करके, थोड़ा बहुत उनको इन्फ्लुएंस करके, और दाम तो आपको पता ही है कि राजाओं को बोला था भैया तुमको इंटरनल ऑटोनॉमी देंगे, तुमको हम मेंटेनेंस देंगे एनुअल, जो कि बाद में इंदिरा गांधी के द्वारा हटाया गया था कि तुमको भी देंगे, तुम्हारे आने वाले जनरेशन है उनको मेंटेनेंस भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जो कि भारत सरकार पे एक बहुत बड़ा प्रेशर था। लेकिन उस टाइम पे मजबूरी थी कि हमको दाम देकर भी वो अपने साथ उनको इंटीग्रेट करना था। अब हम बात करते हैं जूनागढ़। देखो जूनागढ़ में क्या था समस्या कि जूनागढ़ में जो पॉपुलेशन थी वो हिंदुओं की थी, लेकिन वहां का राजा जो था वो कौन था? मुस्लिम राजा था। और इसीलिए जो मुस्लिम राजा होने के नाते वो कहां पर चला गया? पाकिस्तान से मिलने की उसकी इंटरनल प्लानिंग बन रही थी। जैसे ही बात सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चला तो समझ गए थे कि अगर मैं इस टाइम पे अगर मैं विरोध नहीं करूंगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी नहीं बनाऊंगा, तो ये क्या होगा? जूनागढ़ जो कहाँ पे चला जाएगा? वैसे गुजरात में था तो वो कहाँ पे चला जाएगा? पाकिस्तान के अंदर। तो वहां के जो भी ताल्लुकदार थे, जमींदार थे, उनको उन्होंने जाकर क्या करे? भड़का दिया कि भैया तुम्हारा राजा जो है वो मुस्लिम है, मुस्लिम देशों से मिलना चाहता है, और आपको पता है कि उसके बाद तुम्हारी क्या प्रॉब्लम होगी, क्या समस्या होगी। इसके लिए जब भी ये बात वहां के ताल्लुकदार जमींदारों को पता चला, वो नवाब राजा के खिलाफ हो गए, उनका विद्रोह स्टार्ट हो गया। जब विद्रोह स्टार्ट हो गया तो वहां पर जाके बोला ठीक है हम जनमत करा लेते। जनमत मतलब पब्लिक ओपिनियन, जनता से राय ले लेते हैं कि जनता क्या चाहती है। उनको पता था यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जनता का जो आबादी है वो तो हिंदुओं की आबादी, और हिंदू की आबादी कभी मुसलमान देश के साथ मिलना नहीं चाहेगी। और जिन्ना जो थे वैसे उनका जो दिमाग था थोड़ा सठिया हुआ था, तो इसीलिए जनता को पता था कि भैया वो उनके साथ मिलना नहीं चाहते। जनमत कराया, उसमें सोचो 1,91,000 जो वोट है वो भारत के सपोर्ट में आया, सिर्फ 91 वोट, यानी कितनी कम वोट। आप सोचो पाकिस्तान के फेवर में गया, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऐसे ही रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन थी। तो जनमत के आधार पर जूनागढ़ को उन्होंने क्या करा? भारत के साथ विलय करा लिया। तो जूनागढ़ भारत का अंग बन गया। अब भैया हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी, और उसका जो राजा था जिसे निजाम कहते थे, वो देश का अमीर व्यक्ति में नाम आता, पावरफुल नाम आता था। वो भी क्या था? बेसिकली मुस्लिम था। तो पाकिस्तान के साथ उससे अच्छी साठगांठ बन गई थी। पाकिस्तान को वो बहुत ज्यादा पैसे देता था, और उन पैसों से पाकिस्तान क्या कर रहे थे? हम पे अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो अब यहाँ पे हैदराबाद के जो निजाम थे बार बार सरदार वल्लभ भाई पटेल को समझाने की कोशिश कर रहे थे, बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो इंस्ट्रूमेंट पे साइन कर नहीं रहा था। तो अब वहां पे क्या हुआ कि वहां पर भी एक आंदोलन स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो जो वहाँ के जो निजाम थे, जो उसके जो अर्धसैनिक बल थे, रजाकार बहुत ज्यादा कम्युनल थे। वहां पे औरतों के साथ बड़ा बदतमीजी के साथ करते थे, औरतों के साथ बलात्कार, मतलब अपमान जैसे बिहेव हो रहा था। तो वहां पे किसानों के साथ अत्याचार हो रहा था। तो सभी जो किसान थे, महिलाएं थी, सभी आंदोलन पे बैठ गई। और इस आंदोलन को प्रॉपर फोर फ्रंट पे कौन आ गए? कांग्रेस, जो हैदराबाद कम्युनिस्ट। अब इसका एडवांटेज फिर से किसको मिला? केंद्र सरकार को मिला। कुछ दिन तक उन्होंने ऐसा होने दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद सिचुएशन जब कंट्रोल से बाहर निकल गई तो भारत सरकार के द्वारा अपनी आर्मी भेजी गई, और उस आर्मी 5 दिनों तक उनके बीच थोड़ा सा युद्ध हुआ, और उसके बाद निजाम को सरेंडर करना पड़ा। तो यहाँ पे देखो उन्होंने दंड देकर, जब नहीं माना तो क्या करना पड़ा? पनिशमेंट देकर, जोर जबरदस्ती, बाय फोर्स, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को मिला लिया। जूनागढ़ में कौन सी पॉलिसी अपनाई? भेद, राजा और जनता को क्या करा? लड़ा दिया। तो वही है। और पहले बाकी जो मान गए थे तो उनको साम भी सहमति से और दाम देकर। तो किस तरह से साम, दाम, दंड, भेद, चारों की नीति उन्होंने यूज की 565 प्रिंसिपल स्टेट को मिलाने के लिए। तो जूनागढ़ की स्टोरी समझ में आ गई, हैदराबाद की स्टोरी समझ में आ गई। अब चलते हैं थोड़ा सा 1 मिनट में हम लोग जम्मू एंड कश्मीर की क्या समस्या है। देखिए जम्मू कश्मीर में जूनागढ़ सिचुएशन बिल्कुल उल्टा था। वहां पे जो आबादी थी वो मुसलमानों की थी, बट राजा जो था वो रूलर जो था बेसिकली वो हिंदू था, हरि सिंह। हरि सिंह में मैंने बताया कि अपने जब आजादी के बाद उसने कहा भैया हम तो जम्मू कश्मीर को अलग रखना चाहते हैं, स्विट्जरलैंड बनाएंगे, उसको अलग देश का दर्जा देंगे, बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन आजादी के बाद जैसे ही भारत आजाद हुआ, 22 अक्टूबर को वहां से जो पाकिस्तान के जो लोगों ने वहां पे अटैक कर दिया, और जो भी जम्मू कश्मीर के जो कबालिये थे, मुस्लिम जो लोकल थे, उनका सपोर्ट जो है पाकिस्तान वालों को मिल रहा था। अब राजा हरि सिंह वहां पे घबरा गए, अब आखिर क्या किया जाए। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल से उन्होंने मदद मांगी। उन्होंने मदद तो दी, लेकिन एक शर्त भी लिख दी कि भैया आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, जो भी राजा अपनी सहमति जाहिर करता है, भारत साथ मिलना चाहता है, वो उसको साइन करना पड़ता है। तो आप भी साइन कर दीजिए, हम आपको रक्षा कर लेंगे, इन जो भी कबाली है उनको मारपीट के हम भगा देंगे। तो अब राजा के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वही कहता ना कि मरता क्या ना करता, तो भैया अब तो उसको साइन करना ही था, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो उन्होंने क्या करा? साइन कर दिया। और उन्होंने क्या करा?
ये कंडीशन भी लगा दी कि जब ये भारत में, जब ये जम्मू कश्मीर में सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनमत कराया जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे उन्होंने इस चीज को मान लिया था। उसके बाद आपको पता है वहां पे पॉलिटिकल पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो कि अभी भी शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला उन्हीं के पार्टी के माने जाते हैं। तो वो जो है बेसिकली उन्होंने फिर से भारत के सामने एक समस्या रखी कि भारत जो जम्मू कश्मीर उसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए, स्पेशल जो स्टेटस का दर्जा दिया जाए। तो वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस टाइम तो उसको दे दिया, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक छोटी सी लाइन लिख दी, और ये लाइन के कारण ही आज जो है कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, अमित शाह जी है, जिन्होंने इसको ही यूज करके, इस आर्टिकल के अंदर जो एक लाइन लिखी थी उसी लाइन को यूज करके पूरी तरह से कश्मीर को अपने साथ मिला लिया। वो धारा 370 आर्टिकल था, उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि संसद जब चाहे राष्ट्रपति की सहमति से इसको हटाकर कश्मीर को पूरी तरह से इंटीग्रेट कर सकते हो, ये स्पेशल स्टेटस का दर्जा हटाया जा सकता है। हालांकि चाहते तो पहले के भी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी इन चीजों को कर सकते थे, बट उनमें इतनी क्षमता नहीं थी, इतना सोच नहीं था, या जो भी रीजन है। तो उसी देखिए सरदार वल्लभ पटेल समझते थे चीजों को कि आने वाले जो हमारे जनरेशन होंगे वो कोई ना कोई तो इतना समझदार होगा जो उसको यूज करके कश्मीर को पूरी तरह से इंटीग्रेट कर लेगा, मिला लेगा। तो वहां पर उन्होंने इसी चालाकी से वहां पर उन्होंने छोटी सी लाइन लिखवा दी थी, ताकि आने वाले टाइम में संसद के में वो चीज को यूज करके जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा इतने सालों से मिला था उसको हटाकर पूरी तरह से इंटीग्रेट कर लिया। आज सोचिए अगर वो ना मिला होता तो देश में कितनी सारी समस्या होती है। अभी तालिबान में क्या देख ही रहे क्या हालत चल रहा है अफगानिस्तान में। चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फिलहाल तो इस तरह से जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने इंटीग्रेट कर लिया। तो एक एक करके जो उन्होंने भारत के अलग अलग राजाओं से जो डिप्लोमेटिकली बात की, प्रेशराइज किया, कहीं पर उन्होंने दाम किया, कहीं पर उन्होंने भेद की नीति अपनाई, कहीं पर उन्होंने दंड की नीति अपनाई, और एक एक करके जो 565 देसी रियासतों को भारत के साथ मिलाया। वरना आप सोचिए कि आपको एक जगह से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत होती, परमिशन की जरूरत होती, करेंसीज अलग हो जाते, फ्लैग अलग हो जाते, संविधान अलग हो जाता। तो ये भारत कैसा लगता है, ये जो आपको एकजुट भारत दिख रहा है वो कैसे बिखरे बिखरे भारत होते और भारत की शक्ल ही कुछ और होती। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये बहुत बड़ा एहसान सभी भारतीयों पे है कि उन्होंने किस तरह से भारत को एकजुट अखंड भारत उन्होंने बनाया। तो आप होप आपको हिस्टोरिकल वाली समझ में आ गया होगा। तो इसमें 565 रजवाड़े आपको याद रखना है। और कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो मैंने बताई दिया, साम दाम दंड भेद। अब देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक और इंटेलिजेंसी मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या कि जब भारत आजाद हो रहा था, आपको पता है कि आजाद हो रहे थे तो भारत के दो टुकड़े हो रहे थे, धर्म के नाम पे एक इंडिया और पाकिस्तान बन रहा था। डिसीजन ये हुआ था जितने मुस्लिम होंगे वो पाकिस्तान चले जाएंगे और जो इंडिया तो इंडिया में ही रहेंगे जो हिंदू है। अब जब पार्टीशन हो रहा था तो बंटवारे होंगे, चीजों का ही बंटवारा हो रहा था, आपने पीछे चैप्टर में पढ़ाई था, मैंने बताया भी था आपको। अब इसमें क्या था, उसकी तरफ से जो पाकिस्तान की तरफ से तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो आपको पता है कि वो आए थे बंटवारे में बात करने के लिए। अब हमारे भारत से कौन जाएगा बातचीत करने के लिए, क्योंकि नेहरू जी जो है वो इतने नेगोशिएट कर नहीं सकते, इतने अच्छी चीजों को हैंडल नहीं कर सकते। फिर दिमाग में सबके कौन आया है कि अब इन चीजों पे कौन सॉल्व कर सकता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि बातचीत में, मैंने कहा ना, दलील में, बातचीत में, जब वो लॉयर भी थे कोई भी केस हार नहीं सकते थे, उनको दलील में, उनकी इंटेलिजेंसी में कैसे अपने सामने वाले दुश्मन को बेवकूफ बनाना है, ये जो इनकी इंटेलिजेंसी थी, जो इनका टैलेंट था, कहते हैं इनके बारे में कि ये एक ऐसे सांप की तरह थे जो काटते नहीं थे, केवल फन दिखा के डरा देते थे। तो सामने वालों को इतना प्रेशर कर देते थे, सामने वालों को इतना डरा देते थे, उसको इतना मैनिपुलेट कर लेते थे दुश्मन की, वो चीजों को, आदतों को बहुत से समझते थे। इसीलिए उनको चूज किया गया कि ये मोहम्मद अली जिन्ना के साथ क्या करेंगे, निगोशिएट करेंगे कि आखिर किन किन चीजों का बंटवारा कैसे होगा। अब आपको पता है कि भारत के पास उस टाइम पे 400 करोड़ थे, तो जिन्ना ने कहा ठीक है 200 करोड़ हमको दो, 200 करोड़ तुम ले लो। तो भारत के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने कहा नहीं, तुमको केवल 20% की आबादी मिलेगी, तुमको छोटा सा देश मिल रहा है, हमारे पास 80% चीजें आएगी और तुमको इतनी चीजें नहीं मिलेगी। तो बात किस पे हुई थी, 75 करोड़ तुमको दिया जाएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल समझते थे भैया इसको सारा पैसे दे देंगे एक साथ तो फिर ये क्या करेगा, बहुत ही चिड़चिड़ा और मतलब कहते हैं थोड़ा मतलब बददिमाग टाइप का बंदा था ये, हर चीज में इसको अपनी चलानी है, हर चीज में इसको छोटी छोटी चीजों को लेकर बड़ा दक्कनूसी बातें करता था। तो पहले उनको 20 करोड़ दिया गया और बाद में कहा कि हम तुम 55 करोड़ बाद में देंगे। आपको पता ही है जब आजाद हुआ उधर से कुछ ही टाइम के बाद उन्होंने क्या किया था, अपने जो भी आतंकवाद स्टार्ट कर दिया, कश्मीर पे उन्होंने अटैक कर दिया, हम पे युद्ध कर दिया। तो जो भी पटेल जी थे उन्होंने कहा ठीक है अब हम तुमको जो 55 करोड़ है अब हम तुमको नहीं देंगे, क्योंकि तुम हमसे ही पैसा लेते हो, पाकिस्तान की डेवलपमेंट करने के बजाय तुम क्या करते हो कि उनसे तुम आतंकवाद को बढ़ावा देते हो, उनसे तुम हम पे अटैक करते हो, हमारे खिलाफ ये परमाणु मतलब जो भी है बॉम्ब खरीदते हो, हथियार खरीदते हो, हम तुमको पैसा नहीं देंगे। बट गांधी जी आपको पता ही है, हमने पीछे भी पढ़ा जब नाथुराम गॉडसे ने क्यों मारा,
वो अनशन पे बैठ जाते थे। पटेल जी गांधी जी की बहुत इज्जत भी करते थे, पैर भी छूते थे, लेकिन अपने जो डिसीजन थे उसको भी बड़े अच्छे से वो मानते थे। हालांकि पैसा उनको देना पड़ा, गांधी जी के आगे उनको झुकना पड़ा, बट किस तरह से निगोशिएट करना है दुश्मनों, कैसे उनको परेशान करना है, कैसे चीजों को समझना है। जैसे मैंने बताया कि 1962 में जब चाइना ने हम पे अटैक किया था, खैर उससे पहले, बहुत पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की डेथ हो गई थी, लेकिन तभी से 1950 में उनकी डेथ हो गई थी, उससे पहले ही चाइना को जो पॉलिसी थी विस्तारवाद की पॉलिसी, किस तरह तिब्बत को 1950 में उसने एनेक्स कर लिया, तभी से सरदार वल्लभ भाई पटेल समझ गए थे कि भैया ये जो इसकी विस्तारवाद नीति है वो बहुत खतरनाक है। भारत के पड़ोसी देश होने के नाते आगे आने वाले टाइम में भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। लेकिन नेहरू जी जो इस चीज से बिल्कुल अवेयर नहीं थे, और आपने देखा कि यूएन की जो परमानेंट सीट जो भारत को मिल रही थी वो नेहरू जी ने किसको दिला दी, चाइना को दिला दी। और आज वही वीटो पावर इस्तेमाल करके हमारे लिए चाइना जो मुसीबत का काम कर रहा है, और आज हमको वीटो पावर जो अगर मिलने की सारे देश सहमत हो गए थे, 5 जो परमानेंट मेंबर थे, केवल चाइना की वीटो पावर की वजह से भारत को अभी तक वीटो पावर नहीं मिल पाया। हालांकि मोदी की सरकार जो है अभी भी लगातार कोशिश कर रही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की, वीटो पावर की। तो ये देखा आपने, सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो शायद वो गलती नहीं होती जो कि नेहरू जी के द्वारा किया गया, और आज उसका भुगतान जो है भारत को भुगतना पड़ रहा है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि इतिहास में 1950 में कांग्रेस के द्वारा उनको भूला दिया गया, उनको दबा दिया गया, और उसके बाद से जो कांग्रेस है एक घर की पार्टी बन के रह गई। इंदिरा गांधी जी बनी, उसके बाद राजीव गांधी जी बने, आज भी राहुल गांधी कहते हैं मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, ये कैंडिडेट बनने के लिए। तो क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि वो गांधी परिवार के, क्योंकि उनमें कोई ऐसा टैलेंट तो नहीं है कि ना कुछ देश के लिए उन्होंने ऐसा किया है कि उन देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। प्रधानमंत्री एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होता है। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने गुजरात के लिए बहुत काम किया, देश के लिए बहुत काम किया, तब जाके आज वो इस पोस्ट पे है। लेकिन राहुल गांधी जी की क्या अचीवमेंट है आप लोग सभी जानते हैं, इसके बारे में हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम आते हैं कि नरेंद्र मोदी केवल गुजरात के सीएम थे, तभी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को एक यादगार, एक ऐसी इमेज बनाना चाहते थे ताकि पूरा विश्व जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का रीजन बने। और इसीलिए उन्होंने क्या करता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्योंकि देश आज यूनाइट है, तो किसके वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो इसी चीज को वो बेसिकली एक इमेज के रूप में दिखाना चाहते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो कह रहे वर्ल्ड की जो लास्ट स्टैचू, सबसे टॉलेस्ट स्टैचू जो है कौन सा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो किसके द्वारा बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के याद में बनाया गया, उनके जो काम को याद करते हुए बनाया गया। और किनके द्वारा बनाया गया, जब देश के वो सीएम थे, वो देश के पीएम नहीं थे, केवल गुजरात के वो सीएम थे, कौन, नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने ही काम तभी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन काम पूरा होते होते वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो याद रखना आपको, ये गुजरात में लोकेटेड है। कह रहा था प्रोजेक्ट वॉज फर्स्ट अनाउंस, ये अनाउंस कब हुआ, 2010 में अनाउंस हुआ था, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ उनके बर्थडे के दिन 31 अक्टूबर, याद रखना डेट बहुत इंपॉर्टेंट है 31 अक्टूबर, क्योंकि राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे के रूप में हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। 2013 में स्टार्ट हुआ था, 2700 करोड़ रुपए इसको बनाने में लगे। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2018 में जब उनका जो 143rd एनिवर्सरी थी, उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्मदिन के दिन इसको उद्घाटन किया गया। और ये बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। हालांकि कुछ लोगों ने इसका काफी विरोध भी किया था कि इतने पैसों में देश में यूनिवर्सिटी बन जाती, हॉस्पिटल बन जाते, कॉलेजेस बन जाते, खैर वो अलग चीज है। लेकिन एक इतने बड़े जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया देश में, उनके सम्मान के लिए ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, हमको मानना चाहिए। हालांकि उससे ज्यादा हम इससे कमा भी सकते हैं, क्योंकि टूरिस्ट का बहुत बड़ा अट्रैक्शन का एक कारण बन चुका है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भी याद रखना कहाँ पे सिचुएटेड है, सबसे वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट है। पहले चाइना का था, लेकिन अब जो है हमारे इंडिया का सबसे टॉलेस्ट जो स्टैचू है वो कौन सा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब हम बात करते हैं इनके अवार्ड्स के बारे में। तो मैंने बताया आपको कि 15 दिसंबर 1950 में इनकी डेथ हो गई थी मुंबई में। लेकिन कांग्रेस, तब से आपको पता है कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार को अपने ही पार्टी के इतने बड़े जो नेता थे, इतने बड़े जो महानायक थे, इनको बेसिकली जो है आपको पता है कि भारत रत्न, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, 41 साल लगे उनको अवार्ड देने में। 1991 में, खैर उस टाइम पे भी कांग्रेस की ही सरकार थी, तब जाके उनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे अहमदाबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी जो टॉलरेंस पावर है वो बहुत ज्यादा हाई है। मैंने बताया वो फियरलेस थे, डरते नहीं थे, इसलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसी के पास स्पाइडरमैन मूवी बनी है, तो हमारे पास क्या है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, जो सचमुच में लौह पुरुष थे। जिस तरह से उन्होंने काम किया, अंग्रेजों के सामने उन्होंने डटकर सामना किया, किस तरह से उन्होंने जितने भी राज्य रचवारे थे
उनसे बातचीत करके, नेगोशिएट करके, दंड देकर, भेद की पॉलिसी बनाकर उन्होंने भारत को एक साथ इंटीग्रेट किया, एक धागे में जो बांध कर रखा। इसीलिए उनको जो है भारत हमेशा याद करता रहेगा। हालांकि वो शरीर त्याग चुके हैं, लेकिन जो आज भी हम सबके दिल में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रहते हैं। और आने वाले जनरेशन जो है हमेशा इनके जो कर्ज है कभी भी उनको भूल नहीं सकती, हमेशा इनको याद रखेगी। हालांकि कांग्रेस को जितना तवज्जो, जितना सम्मान इनको देना चाहिए वो उन्होंने कभी नहीं दिया, लेकिन जब उनको नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा ये सम्मान दिया गया, तब उनको लगा कि हमारी विरासत छीनी जा रही है। भैया आपको ही मौका मिला था, आप ही चीज को कर लेते तो शायद देश में जो नरेंद्र मोदी जी उनको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जिसके MCQs है मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी, ताकि इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी आपको समझ में आ जाए। तो यहीं पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, कुछ भी फीडबैक हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं।